पिछले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था परमैन अपनी शक्तियों की मदद से स्पेस में फंसे हुए लोगों की मदद करता है। और जब परमैन स्पेसशिप को नीचे लेके आता है तो उसका मास्क और केफ उसकी स्पीड के वजह से जल जाता है। और जब मिक्सो को पता चल जाता है कि उसके पास परमैन की छुपी हुई शक्ति आ चुकी है तो वो बहुत देर तक यकीन नहीं कर पाता। परमैन की छुपी हुई शक्तियों को हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर इस शक्ति को ठीक से कंट्रोल नहीं किया जाए तो किसी की जान भी जा सकती है। तो परमैन कहता है मैं इस शक्ति को कंट्रोल करना ज़रूर सीखूंगा और बहुत जल्दी। और उसी वक्त स्पेसशिप में से एक अजीब सी आवाज़ आती है तो सारे लोग चेक करने जाते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तो जब परमैन और बाकी सब उस स्पेसशिप में जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि सारे लोग इधर उधर गिर चुके हैं। तो वहाँ का एक इंसान कहता है तुमने हमें इतने तेज़ी से नीचे लाया कि हम लोग चक्कर आके नीचे गिर गए। तो परमैन कहता है माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी स्पीड से जा रहा हूँ। और उसी वक्त वहाँ पर स्पेसशिप की कैप्टन आ जाती है और शुक्रिया कहती है। तो बर्डमैन कहते हैं शुक्रिया कहना है तो आप परमैन से कहिए, उसी ने आपकी मदद की है। तो जब स्पेसशिप की कैप्टन परमैन को देखती है तो वो कहती है तुमने अपना नाम मिक्सो बताया, मैंने ये नाम पहले कहीं पर तो सुना है। तो परमैन कहता है आपने मेरा नाम कैसे सुना है। तो उसी वक्त स्पेसशिप के कैप्टन को याद आ जाता है अरे हाँ तुम तो वही परमैन हो। तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारा नाम कैसे जानती हो। अगर सच कहूँ तो अभी तुम्हारा नाम पूरे 7 यूनिवर्स में हर कोई जानता है। और जब बर्डमैन 7 यूनिवर्स की बात सुनते हैं तो वो स्पेसशिप के कैप्टन से कुछ पूछने जाते हैं और उसी वक्त स्पेसशिप की कैप्टन बेहोश हो जाती है। अरे इन्हें क्या हुआ, जल्दी से इन्हें उस बेड पर सुलाओ, शायद इनका तबीयत ख़राब है। तो जब स्पेसशिप के कैप्टन को होश आ जाता है तो सारे लोग उनकी तरफ घूरना शुरू कर देते हैं। तो स्पेसशिप की कैप्टन कहती है शायद आप सबके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे होंगे, मैं इसी सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और अचानक से उस लैब के ऊपर एक छोटा सा मिटियोर क्रैश हो जाता है और उस मिटियोर क्रैश की वजह से उनके रूम के टॉप हिस्से पर कुछ तो ढीला हो जाता है और उनके ऊपर गिरने आ जाता है। और वो काफ़ी बड़ा चीज़ होता है, अगर उन किसी के ऊपर वो गिर गया तो किसी की भी जान जा सकती है। और उसी वक्त स्पेसशिप के कैप्टन उसे रोक देती है। हाँ, उसी टाइम पर रिवील हो जाता है कि स्पेसशिप के कैप्टन के पास साइकिक पावर्स है। तो अपने साइकिक पावर से उस चीज़ को अपने जगह पर लगा देती है। और उसी वक्त सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि इसने ये ऐसे कैसे किया। तो परमैन कहता है क्या आपके पास भी कोई परमैन पावर है। नहीं, तुम गलत हो, ये परमैन पावर जितना शक्तिशाली तो नहीं है। ये मुझे एक एक्सीडेंट के दौरान मिल चुका था और पता नहीं कि ये कैसे मेरे शरीर में आ चुका है, लेकिन मैं इसको कंट्रोल करना अच्छे से जानती हूँ। अभी मैं इसमें माहिर हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं साइकिक पावर को कंट्रोल करना अच्छे से जानती हूँ। बस इतना ही नहीं, मेरे पास कहानियों को महसूस करवाने की भी शक्ति है। तो परमैन कहता है कहानियों को महसूस करवाने की शक्ति, ये कैसी शक्ति होती है। मेरे इमेजिनेशन की शक्ति की मदद से मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी इमेजिन करवा सकती हूँ तुम्हारे दिमाग में। तुम्हें ये सब कुछ सच लगने लगेगा, ऐसा लगेगा कि उस कहानी के दौरान तुम भी वहीं पर खड़े हो। तो बर्डमैन कहता है हाँ ये सही कह रही है, ऐसी शक्ति के बारे में मैंने पढ़ा है। ये शक्ति भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और इसे हासिल करना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी के अंदर कोई भी बुरी सोचने की ताकत है तो ये शक्ति हासिल नहीं कर पाएगा। ये सेम टू सेम परमैन की शक्ति जैसा है, लेकिन इसमें परमैन पावर जितनी शक्ति नहीं है। इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अगर 1 इंच भी गलती हो गई वो अपनी जान खो सकती है। स्पेसशिप की कैप्टन कहती है चिंता मत करो, मैं इसमें माहिर हूँ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, अपना आँख बंद करके रखना है। और उसी वक्त सबको वो कहानी बताना शुरू कर देती है। करीब 100 साल पहले मेरे दादाजी ने टाइम मशीन की मदद से एक प्लैनेट की खोज की थी। उस प्लैनेट का नाम था ईगल प्लैनेट। मेरे दादाजी के साथ मेरे पापा भी थे जो उनको मदद करते थे उनके रिसर्च में। ऐसा कौन सा भी एक्सपेरिमेंट नहीं जो मेरे दादाजी ने अकेले किया था, हर वक्त मेरे पापा उनके साथ हुआ करते थे। और उसी वक्त बर्ड प्लैनेट का भी जन्म हुआ था। दोनों प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे थे, किसी में भी काली शक्तियाँ नहीं थी। तो मेरे दादाजी ने कहा था कि ये दोनों प्लैनेट रहने के काबिल है, इन दोनों प्लैनेट में कोई भी गड़बड़ नहीं है, हम इन दोनों प्लैनेट्स में रह सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो है ईगल प्लैनेट पे। तो मेरे पापा कहते हैं हाँ हमें यहीं पर रहकर रिसर्च करना होगा, इसके मदद से हम अपने पृथ्वी को भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पैदा कर सकते हैं। हमारे पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, यहाँ वहाँ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो हम लोग इसमें से थोड़ा सा पावर पृथ्वी पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दादाजी कहते हैं ये इतना आसान नहीं है, हमारी पूरी ज़िंदगी किसी प्लैनेट पर गुजर जाएगी अगर हमने ऐसा किया तो। और पापा कहते हैं
हमें इतने जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। हमारा जन्म पृथ्वी पर हुआ है और हमें यह भूलना नहीं चाहिए। पृथ्वी पर सभी लोग उन्हें जानते थे और सबको पता था कि दादाजी और पापा रिसर्च करने दूसरे प्लैनेट पर है और इससे पृथ्वी पर भी काफ़ी मदद हो रही थी। और 3 साल बीतने के बाद मेरा जन्म हुआ। मेरे पैदा होते ही मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई। उन्हें एक अटैक आया था, उसके कारण मैंने अपने मॉम को खो दिया। मेरे मॉम के गुजरने के बाद मेरी परवरिश दादाजी और पापा ने किया और उसी दिन एक एक्सपेरिमेंट आया जिसमें दादाजी और पापा को एक साथ स्पेस में जाना था, लेकिन ये बहुत खतरे से भरा हुआ था। उस रिसर्च के कारण मेरे पापा की भी जान चली गई, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि मेरे पापा अभी तक जिंदा ही है, वो स्पेस में यहीं पर भटक गए हैं या फिर वो ब्लैक होल में कहीं घूम गए हैं। ब्लैक होल में कोई जाता है तो उसके वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं होता, लेकिन जाते जाते पापा ने उस मिशन को सक्सेसफुल बनाया और पापा के कारण हमने ऐसा प्लैनेट ढूंढ निकाला जिसमें लोग रह सकते हैं। और जब सब कुछ ठीक हो गया तो हमारा सारा परिवार इस प्लैनेट पर रहने आ गया और हमारे परिवार के साथ साथ कुछ लोग भी रहने के लिए आ गए और उनके साथ साथ कुछ और भी लोग रहने के लिए आ गए। हमने वहाँ पर अपना एक छोटा सा शहर बसा लिया जिसमें हम सब लोग खुशी खुशी रह रहे थे। दादाजी और पापा के कारण जो नामुमकिन मिशन था वो कामयाब हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब लोग खुश थे। मेरे दादाजी भी रिसर्च कर रहे थे और मैं भी उनके साथ ही रह रही थी। और अचानक से बाहर सारे लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो दादाजी और मैं चौंक जाते हैं, अचानक से बाहर से इतनी आवाज़ें क्यों आ रही है। तो दादाजी जब बाहर देखते हैं तो सारे वहाँ के लोग चिल्लाते हैं ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए। और जब दादाजी उनको देखते हैं तो वो यकीन नहीं कर पाते कि ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ये ज़मीन से काला धुआं कहाँ से निकल रहा है। तो सारे लोग कहते हैं, दादाजी ये ज़मीन से इतने काला धुआं कहाँ से निकल रहा है, आपको कुछ पता है इसके बारे में। तो दादाजी कहते हैं, नहीं, मैंने ऐसा काला धुआं कभी किसी प्लैनेट पर नहीं देखा है। दादाजी शायद कुछ गड़बड़ है, वो मशीन में आवाज़ें आ रही हैं। हाँ, ये क्या हो रहा है, ये मशीन ने तो एक ब्लैक पावर डिटेक्ट कर लिया है। मेरे दादाजी ने एक मशीन बनाया था जिससे एक ब्लैक पावर डिटेक्ट हो सकता है, यानी कि एक ब्लैक पावर डिटेक्टर मशीन। उस मशीन से हम लोग, अगर हमारे चारों तरफ कौन सी भी ताकत घूम रही है, चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो, तो वो मशीन उसे ढूंढ लेता है। अगर पावर बहुत ही ज़्यादा आ रहा हो तो मशीन बहुत ज़्यादा सिग्नल देने लग जाता है। तो उस वक्त वो मशीन बहुत ज़्यादा सिग्नल दे रहा था, लेकिन दादाजी को लगा था कि कोई अच्छी पावर होगी। लेकिन दादाजी जब उस मशीन को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक अजीब से काली शक्ति है जो कि हमारे प्लैनेट पर थी, लेकिन आज तक किसी को वो काली शक्ति मिली नहीं थी। लेकिन अचानक से ये काली शक्ति सबके सामने आ चुकी है। दादाजी अचानक से ऐसे पूरा घबरा जाते हैं कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी इस प्लैनेट को खोजने में। मैंने सोचा था कि हम लोग यहाँ पर खुशी खुशी रह सकते हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, इस प्लैनेट पर हम लोग नहीं रह सकते और हम अभी इस प्लैनेट के बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि इस काली शक्ति ने हमारे प्लैनेट के चारों तरफ एक शील्ड बना दिया है जिसकी मदद से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। क्या आप क्या कह रहे हैं, हमें कैसे भी करके इस प्लैनेट के बाहर निकलना होगा, कैसे भी करके, जल्दी। और अचानक से वो मशीन चमकने लग जाती है, जैसे कि कोई उस मशीन के अंदर से कोई बाहर निकल रहा है। ऐसे लग रहा था कि उस मशीन से कोई तो बाहर आना चाहता है, बहुत ही बुरी ताकत। उस समय पर मैं इतना घबरा गई थी कि मैं किसी को कुछ बताने के हालत में नहीं थी। उस मशीन को देख के मैं इतना घबरा गई कि अभी पता नहीं कि आगे क्या हो जाएगा। हिनाता, यहाँ से बाहर चली जाओ, ये मशीन कभी भी फट सकता है और तुम्हें इससे कुछ हो भी सकता है, यहाँ से जल्दी से चली जाओ। लेकिन दादाजी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती, मेरी चिंता मत करो, तुम यहाँ से चली जाओ जल्दी। और अचानक से वो मशीन एक्सप्लोड हो जाता है। उस मशीन में से बहुत ज़्यादा काला धुआं निकल रहा था और अचानक से हमारे सामने कोई आ जाता है और दादाजी कहते हैं, जल्दी यहाँ से चली जाओ। तो मैं वहाँ से भागना शुरू कर देती हूँ। मैं भागती हूँ दरवाजे की तरफ, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। और जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मेरे सामने कोई खड़ा था, कोई काला आदमी, बहुत बड़ा, शक्तिशाली। मेरे दादाजी कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, नामुमकिन, ये तो डीमन है। डीमन को तो 1000 साल पहले ही बेहोश कर दिया था, लेकिन ये वापस ज़िंदा कैसे हो गया। हाँ, मेरे पापा कहा करते थे कि एक प्लैनेट है जिसमें एक शक्तिशाली आत्मा को सील कर दिया गया है, शायद वो यही प्लैनेट है। शायद इस मशीन के वजह से डीमन वापस से जिंदा हो चुका है। यहाँ से चले जाओ, जल्दी जाओ। तो जब मैंने उस राक्षस के आंखों में देखा
तो उसने मेरा भविष्य दिखा दिया था। मेरे दादाजी को उस मशीन के कारण एक बहुत ही खतरनाक आत्मा जिंदा हो गई, डीमन। हाँ, उस एनर्जी ब्लास्ट के बाद, उस काले धुएं के वजह से हर प्लैनेट में इल्यूजन्स पैदा हो रहे हैं। हाँ, जो मीटियोर्स क्रैश हुए थे कुछ दिन पहले, वो एक इल्यूजन था। क्या इल्यूजन था? यानी कि अभी भी जो मीटियोर्स क्रैश हो रहे हैं वो इल्यूजन है? हाँ, वो डीमन ने क्रिएट किया हुआ वो इल्यूजन है। जब वो मशीन के बाहर आया तो अचानक से काला धुआं प्लैनेट के बाहर भी चला गया। पता नहीं कि ये कैसे हुआ। मेरे दादाजी के पास भी इसका सवाल का जवाब नहीं था। और जब मैंने उस बुक को पढ़ा जो मेरे दादाजी ने दिया था, उस बुक को पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि इस बुक के बारे में सबको पता होना चाहिए। ये वही बुक है, अगर तुम इसे पढ़ोगे तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। डीमन जो पहले सारे 7 यूनिवर्स का दुश्मन था और परमेंस का भी दुश्मन था, उस वक्त उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। वो इतना ताकतवर है कि वो सारे 7 यूनिवर्स को बिना किसी तकलीफ़ के ख़त्म कर सकता है। वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उसे हराना नामुमकिन है। अगर हमने उसकी आंखों में भी देखा तो हम लोग मर सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि किसी के सामने वो गलती से भी ना आए। उसे हराने का कोई भी उपाय नहीं है। कुछ साल पहले एक परमैन जिसने ये छुपी हुई शक्ति हासिल की थी, हाँ, उस परमैन का नाम था, उस परमैन का नाम मैं ठीक से याद नहीं, लेकिन उस परमैन ने वादा किया था कि वो डीमन को ख़त्म कर देगा। लेकिन डीमन के पास जाके पता नहीं कि वो अचानक से गायब हो गया। शायद उसने डीमन को ख़त्म किया है या फिर डीमन ने परमैन को मार दिया है। उसके बाद उस परमैन का कोई नामो निशान नहीं है। वो परमैन पूरे 7 यूनिवर्स का सबसे ताकतवर योद्धा था। उसे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और ऐसा लग रहा था कि वो डीमन को आसानी से हरा देगा, लेकिन डीमन हमारे सोच से भी ज़्यादा ताकतवर निकला। अभी तक उसे कोई भी नहीं हरा सकता। उसे ढूंढना भी एक खतरनाक काम है। यानी कि अभी जो भी हो रहा है ये सब डीमन के कारण हो रहा है। ये सब कुछ एक इल्यूजन है। इस इल्यूजन से बाहर कैसे निकले? यानी कि आज तक जो भी गड़बड़ी हुई है वो डीमन के कारण हुई है। हमें आज तक पता कैसे नहीं चला इसके बारे में। मैं डीमन को छोड़ूंगा नहीं। रुको परमैन, मेरी कहानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। कहानी का सबसे मेन हिस्सा अभी बाकी है। शायद डीमन को हराने का कोई उपाय उससे मिल जाए। तो परमैन कहता है, क्या? तो जल्दी बताओ वो क्या है? तो दादाजी ने मुझे भागने के लिए कहा, तो मैं भागते भागते सारे लोगों के साथ स्पेसशिप में चली गई, लेकिन दादाजी मेरे साथ नहीं आए। तो मुझे दादाजी की और मेरे पापा की आखिरी फ़ोटो जो मुझे पापा ने मरते हुए पहले देख के गए थे, वो वहीं पर रह गई थी। मुझे कैसे भी करके दादाजी और उस फ़ोटो को बचाना था, लेकिन जब मैं लैब में गई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, ना ही मेरे पापा की फ़ोटो और दादाजी। और वहाँ से डीमन भी गायब हो चुका था और वो मशीन भी गायब हो चुकी थी। शायद उस मशीन से डीमन की कोई मिलती जुलती कहानी है। वो मशीन मेरे दादाजी ने बनाई थी, लेकिन उस मशीन का फॉर्मूला मेरे दादाजी के दादाजी ने बनाई थी। वो मशीन को कैसे भी करके हमें तबाह करना है, शायद उससे कुछ हो जाए। परमैन कहता है उस मशीन को तबाह करना है, लेकिन वो मशीन तो गायब हो चुकी है। वो मशीन तो पूरी तबाह हो चुकी है। उस मशीन से भी कुछ नहीं होगा। के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग।